नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की अपने प्रतिष्ठित मंच पर आपने अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एक तरफ तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनआईए के कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक और उत्तराखंड के कई इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जमात ऐसी है जो इन जिहादी डॉक्टरों को भी जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अंजू जी, आप ये समझ लीजिए कि इसके आप कहीं भी ले लें, चरमपंथी गतिविधियों की चार टांगे होती हैं। पहली टांग होती है विक्टिमहुड में, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को बिना किसी मतलब के उनको जेल में ठूंसा जा रहा है और बेगुनाह नौजवान। तो पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है। आप जहां जाते हैं, अमेरिका से लेके इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम, हिंदुस्तान जहां रहते हैं, वहां आपके ऊपर जुल्म होता है। और जहां आप भीख मांग करके पहुंचे हैं, अमेरिका वगैरह में एक अफगान था भिकमंगा, उसने जाकर के 2 मरीज की हत्या कर दी। वो भी जो है बहुत बड़ा जुल्म उसके साथ हो रहा था। तो पहले तो ये था कि आप ये समझिए कि विक्टिमहुड, विक्टिमहुड के बाद उसके बाद आता है डिनायल, कि हमारे यहाँ के हमारे मजहब में ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे मजहब की छोड़ो, पहले इनकी बात करो जो तुम्हारे यहाँ चरमपंथी बन रहे हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हर मजहब के चरमपंथी होते हैं। अरे भाई 99% जब तुम एक ही मजहब के हैं तो वो तो कहा ही जाएगा। हमारे मजहब में इसको बड़ा गुनाह मानते हैं। भाई गुनाह मानते हैं तो कम से कम इसको मानो जो चरमपंथी है। आपने देखा होगा दिल्ली के जो ब्लास्ट हुआ है, किसी भी मौलाना, किसी भी आलिम ने एक शब्द उनकी डिनाइल में ये नहीं कहा चौराहे पे खड़ा करके इनको गोली मार दो। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, किसी ने ये नहीं कहा। और सब कहते हैं कि नहीं साहब, उसके बारे में तो देखिए कि जब जुल्म होता है हम वो बेगुनाह है, अभी तो जांच चल रही है। और जब डिस्कशन में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत, वंदे मातरम भी गलत, बस आप सही हैं। इनके बहुत बड़े मशहूर मौलाना मदनी साहब हैं, वो कहते हैं कि वो फर्ज है, जिहाद एक फर्ज है। और जब उनसे पूछा हमारे एंकर्स ने तो कहा नहीं नहीं आप समझे नहीं हमारी बात। तो बस वही पहले तो विक्टिमहुड, फिर डिनायल, फिर झूठ, सफेद झूठ कि चरमपंथियों और टेररिज्म की का कोई मजहब नहीं होता है। हम कब कहते हैं टेररिज्म का मजहब नहीं होता है, लेकिन टेररिस्ट का तो मजहब होता ही है। 99% अगर टेररिस्ट एक ही मजहब के हैं तो ये पूछा नहीं जाएगा आप क्या तालीम दे रहे हैं, आप क्या जहनीत बना रहे हैं। ये सारी दुनिया पूछ रही है कि आखिर कारण क्या है कि 99% टेररिस्ट एक ही बिरादरी के हैं, तो ये तो पूछा ही जाएगा। तो अब आपने पूछा पहले तो विक्टिमहुड, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, फिर डिनायल कि साहब ये चीज हमारे मजहब में नहीं होती है और हम आलोचना नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, भर्त्सना नहीं करेंगे। फिर हम कवर फायर देंगे, ये दरअसल हमारे यहां नहीं होता, ये जो है ये भटके हुए नौजवान है, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और आखिर में जाकर के ये कहेंगे जिहाद, ये हमारा फर्ज है, अगर जुल्म होगा तो हम जिहाद करेंगे। तो आपके जिहाद का जवाब तो इजराइल और चीन ने दिया ही है, और सारी दुनिया बेकरार बैठी है इस तरीके के चंडू खाने की, अफीमचियों की जो उड़ान है, इसका जवाब देने के लिए। मौलाना मदनी के जो से कहते हैं कि जब चींटी के भी पर निकल आते हैं तो उसका इलाज बड़े कायदे से हो जाता है। और ये सब बेवकूफी की बातें मौलाना मदनी ने देश को बहुत निराश किया। वो बुजुर्गवार हैं, उनसे परिपक्वता की उम्मीद की जाती थी, उनसे मरहम लगाने की बात की जाती थी। जो दिल्ली में हिंसा हुई और जो दिल्ली में बेगुनाह की हत्या हुई और जो डॉक्टर उमर ने आत्मघाती हमला किया, उसकी निंदा तो आपने की नहीं, उसकी भर्त्सना तो आपने की नहीं। जिहाद हमारा फर्ज है। आप जो सबसे पहले प्रासंगिक चीज थी कि आपको कहना चाहिए था ये बिल्कुल गलत है, और इस तरीके के जो है हम चाहेंगे इंतजामिया इनके ऊपर कहर बन के टूट पड़े और जहां जहां हो इनको नेस्तनाबूद करे, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। और कहीं भी आप देख लें ये निंदा नहीं करेंगे। जिहाद को आप लोग जानते नहीं है। अरे हम क्यों जाने जिहाद को, जिहाद लफ्ज तो आपने इजाद किया है, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन जिहाद का जो दुष्परिणाम है वो देश के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे आप। तो मौलाना देश बिल्कुल आप और आपकी जो वक्तव्य है उनसे आजिज आ चुका है, और देश और एनआईए अब इसका जवाब देगा, हम आप जवाब नहीं देंगे। जुल्म, जिहाद, कवर फायर और एक शब्द निंदा करना कहना, ये 4 पाए होते हैं इनके। और जिसको देखिए इन्हीं 4, निंदा आप करेंगे नहीं। और आप एक मौलाना और है जो शायद रशीदी नाम है उसका, वो तो कहता है जब वह मौका आएगा तो हम दोबारा ये राम मंदिर तोड़ करके हम वहां पे बाबरी बनाएंगे।
सुन रही हैं आप? हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की हम आलोचना करेंगे जब मौका मिलेगा। तो मौके की तो आप जो देख रहे हैं, तो जो आप निकले स्टूडियो से बाहर, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो जब करेंगे तब करेंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जब कर नहीं पाएंगे, लेकिन पचासों लोग खड़े हैं आपकी खिदमत के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सेवा ऐसी हो जाए कि दिल के अरमा आंसुओं के साथ बह जाए आपके। सर वही तो बात है ना कि एक तरफ ये जिहादी डॉक्टर, इनकी करतूतों के नए नए खुलासे हो रहे हैं, और ये मौलाना मौलवी जो बड़े जिम्मेदार बनते हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगी। सर कौन सा जुल्म हो गया इस देश में इन लोगों के ऊपर? कोई बताए तो जुल्म तो सही ये कौन? कर रहे हैं, जुल्म तो ये लोग कर रहे हैं। अब ये साफ हो जाना चाहिए जुल्म कौन किसके ऊपर कर रहा है। आप लोगों की जो बेहूदगियां हैं नाकाबिले बर्दाश्त है बिल्कुल। बम आप फोड़ें, बेगुनाहों का कत्ल आप करें, बारूद और आप इकट्ठा करें, नाजायज मदरसे और मजार आप बनाएं, कहते जुल्म हो रहा है। जुल्म तो दरअसल आप कर रहे हैं, और कोई मोहताजी आपकी नहीं मौलाना साहब, कोई मोहताजी किसी की नहीं है। देश, समाज, पूरी दुनिया आजिज आ गई चरमपंथी गतिविधियों से। वक्त आ गया है जीरो टॉलरेंस के, जहां कहिए खोद के गाड़ दें। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि इसके तार कश्मीर से गिरफ्तारियां हो रही हैं, और इसको 14 दिन की जो है जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया डॉक्टर जवाद सिद्दीकी को। अल फला यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली बहुत, जिसने दिमाग लगा करके शातिर दिमाग से उसने जगह चुनी, क्योंकि वहां पर अधिकांश उन्हीं की आबादी है, जिससे कि एक तरीके से उसने सेफ हाउस बनाया। सेफ हाउस बनाने के साथ साथ पहले उसने एक अंडरग्राउंड मदरसा भी बनाया, जो कि मदरसा कम मोर्चा ज्यादा दिखाई पड़ता, जैसे हमास की सुरंगें होती थी उसकी शक्ल ज्यादा है। अब अंजू जी हम आ जाते हैं पहले कि इनकी जो आजकल की जो छापे पड़े हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शाहीना जो मोमिना कॉन्फ्रेंस की हिंदुस्तान की सरपरस्त हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान एनआईए और एटीएस ने जब्त किया। और इनके वालिद साहब जो हैं वो फरमाते हैं, इनके वालिद साहब सईद अंसारी, कि हमारा तो कोई ताल्लुकात ही नहीं थे बेटी से, वो हर आदमी बिल्कुल बेगुनाह, बिल्कुल मासूम, मुंह में बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं मक्खन बिल नहीं पिघलेगा, इतने मासूम हैं। उनके भाई डॉक्टर शोएब हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं, हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है। एक तक हम लोग कितना फ्रस्ट्रेट होते थे इन लोगों से जब सवाल जवाब करते थे, हमें तो साहब कुछ पता ही नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है। वो तो कब आती थी कब जाती थी हम कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों के तौर तरीके हैं सच्चाई निकलवाने के, सच्चाई हम निकलवा लेते थे। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि सब समझ गए होंगे, और एटीएस और एनआईए को मालूम है सच्चाई का सामना कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, उसमें से जो सूचना मिलेगी उससे आमना सामना होगा। डॉक्टर उमर के फोन से जो आपके नंबर्स मिले हैं, आपने भी कहा था ना कि हल्द्वानी के 2 पकड़े गए हैं, ये 2 हल्द्वानी के नंबर डॉक्टर उमर के फोन नंबर से कैसे निकल के आए? और आपके पास फोन है, मेरे पास फोन है, हम ये तो नहीं कि हर अल्लम गल्लम चना जोर गरम बेचने वाले का नंबर हम फीड करेंगे। अरे जिससे हमारे ताल्लुकात होंगे उसी का तो नंबर हम फीड करेंगे। और जो हमारी फोन बुक में जिसका नाम और पता फिड है, तो अगला भी बताए कि साहब हमारा नाम, मैं कैसे अगले को जानता हूं, और जिसके पास से मिला है वो भी बताए। खैर जो फिदाइन डॉक्टर था वो तो खैर अब 72 हूरों के यहाँ पहुंच गया होगा अब तक, तो उससे खैर बात अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन फोन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ये तो पता लग ही सकता है कि कहाँ क्या कार्रवाई हो सकती है और हो रही है, क्या उनके संबंध थे। तो अगर इसको भी देख लें कि हल्द्वानी के जो इमाम है उत्तराखंड के कनेक्शन क्या है। हल्द्वानी का इमाम है आसिम कासमी, और एक और है इलेक्ट्रीशियन नजर कमाल, बनभूलपुरे का रहने वाला। बनभूलपुरा तो बड़ा, वैसे आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर कस्बा है हल्द्वानी का, और जब कभी कहीं तूफान बदतमीजी हो और बनभूलपुरे का नाम ना आए, ये तो मुमकिन नहीं है। जब हमारे पुलिस अफसरों के ऊपर हमला हुआ था, अतिक्रमण हट रहा था, अब्दुल मलिक का नाम आया था, और महिला पुलिस अफसर के ऊपर तो बनभूलपुरे का नाम तब भी आया था। अब भी जब ये बम फूटा है तो बनभूलपुरे का नाम आया है, और इलेक्ट्रीशियन नजर कमाल का नाम यहां से आ रहा है। हल्द्वानी से इसके अलावा बनभूलपुरे से 2 और लड़के उठाए गए हैं। नैनीताल में जो तल्ली ताल मोहल्ला, बताइए क्या सुंदर एक जगह है, देवभूमि में नैनीताल हिल स्टेशन, तबियत खुश हो जाए। तो तल्ली ताल में भी कहते हैं कि साहब एक साहब उठाए गए हैं। तब टोटल उठा लिए गए हैं 4, और पिथौरागढ़ से एक महिला उठाई गई है। वहां पर तल्ली ताल में बूचड़ खाना की मस्जिद है, वहां के इमाम है मोहम्मद नईम को उठाया गया है। और जिन लोगों से बात की, नहीं साहब ये बड़े मासूम लोग हैं, ये तो बस दीनी तालीम में रहते थे, मस्जिद में रह करके बच्चों को बस दीनी तालीम दिया करते थे। वही मुंह में इनके बस बिल्कुल जो एक तरीके से इतनी मासूमियत कि बस ये तो फरिश्ते थे,
ऊपर वाले की मेहरबानी और नेमतें थे ये हमारे लिए। इनके शातिर जहरीले जो इनकी जो मंसूबे थे वो तो अब कल ही खुल रही धीमे धीमे, कि अब ये जो मौलाना इमाम मोहम्मद नईम और ये जो रामपुर टांडा का रहने वाला आसिम कासमी जो वहां हल्द्वानी से पकड़ा गया है, अब तो पूछताछ होगी। एसएसपी रुद्रपुर ने यह कहा है कि आप लोग अफवाह न फैलाएं, हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं एनआईए दिल्ली पुलिस से जो इनको पकड़ करके ले गई है। और उमर के फोन नंबर में अगर ये नंबर निकल करके आ रहे हैं तो जाहिर है कि इनको बताना पड़ेगा इनके क्या ताल्लुकात थे। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में अब अगर हम बात करें अंजू जी की, इसकी स्ट्रेटेजिक जगह जो है ये फरीदाबाद से करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पर स्थिति है। फरीदाबाद एनसीआर से 40 किलोमीटर दूर है। और इसके अगर देखिए गांव है धौज, जहां पर ये स्थित है, मेन गांव है धौज। और धौज की जो पूरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है धौज गांव की 65% ये लोग मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम्स की अगर आप ये देखें कि 22,000 का गांव है, 9,600 इसमें वोटर्स हैं, 10% सैनी, 10% वाल्मीकि और जागड़ा जाति के लोग हैं। इसके अलावा एक और गांव है फतेहपुर तगा जिसकी जनसंख्या 15,000 है और 66% मुस्लिम और 40% हिंदूस। तो 60% मुस्लिम 40% हिंदू। तो स्ट्रेटेजिकली अल फलाह को इन्होंने वहां रखा जहां पर शायद सूचना तंत्र इतनी आसानी से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर न जा सके। तो इन्होंने तो बना लिया। अब अल फलाह कैसे बन गया, ये तो वहां के शहर इमाम इंदौर के बेटे हैं, साहबजादे हैं जवाद सिद्दीकी। 1992 में इन्होंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, जामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद ये वहां कई करोड़ का घोटाला करके आए थे। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में इनके खिलाफ मुकदमा लिखा 420, 406, 409, 468, 471, 120 बी आईपीसी, फर्जी दस्तावेज, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और गलत सनद अभिलेख लगा करके लगाना, ये तब लिखा गया था। और अभी हम लोगों ने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये मालूम पड़ा था कि मरे हुए लोगों के जीपीए लगा करके इन्होंने जमीनें कब्जा की थी। तो ये पुराने इसके कहते हैं इनके डीएनए में ही खोट है कि ये आदतन पेशेवर और ये बाय नेचर क्रिमिनलिटी इनके मिजाज और डीएनए में है। तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो तब जो मुकदमा लिखा था, खैर पैसा दे दिवा करके कुछ मुकदमे इनके रफा दफा हो गए। लेकिन उसके बाद ये जो थे इनकी 2 बहनें हैं वो दुबई में है, यानी दोनों तरफ से माल से ये पूरे हैं। इनकी बेगम साहब भी इनकी 18 कंपनी है, पता सबका एक है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जामिया नगर में, और उसी पते पर सारे इनके काले धंधे होते हैं। इसके अलावा जो इनका है शेल कंपनीज, कोई कारोबार का सिलसिला नहीं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम ये करते हैं, वेलफेयर का भी काम ये करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का एक इन्होंने पिन भी नहीं बनाई होगी, लेकिन ऑन पेपर इन्होंने ये दिखाया है ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बिल्कुल टाटा बिरला के बराबर इनकी बात, इन्हीं का अल फलाह का ही नंबर आएगा। प्रोफाइल ऐसा बना रखा है इन्होंने। 61 साल इनकी उम्र और 25 करोड़ के घोटाले से इन्होंने अपना आपराधिक साम्राज्य शुरू किया था। लेकिन दुख इस बात का है अंजू जी कि इनको सरकार ने भी खूब नवाजा है, नैक ए ग्रेडिंग दे दी, मान्यता दे दी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने इनको एफिलिएशन इनके इंजीनियरिंग कॉलेज को दे दिया था जब इन्होंने पहली बार खोला था इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर कष्ट इस बात का होता है कि सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि इनके ऊपर नजर रखें, इनकी गतिविधियों पर नजर रखें। वहां पर जो है अहले हदीस की मस्जिद कैंपस में बन गई। इसके अलावा इज्तिमा रोज आए दिन होते रहते थे। और ये तबलीगी जमात का आवागमन का मतलब जाकिर नायक और इस तरीके के चरमपंथियों का पूरा प्रभाव और दिमाग के ऊपर उसका असर वो दिखाई पड़ रहा है। शाहीन हो गए, नसरुल्लाह खान जो बर्खास्तशुदा डॉक्टर कश्मीर से थे, वो सब जितना इंडियाज मोस्ट वांटेड था, अंजू जी यही पल पुस के बड़ा हो रहा था। तो जब आपने हिंदुस्तान के जितने जराइम पेशा थे अपने यहां उनको शरण दी, आपने इतना बड़ा कैंपस बना करके टीएटीपी बनाने की व्यवस्था कर ली, आपने क्विंटलों और टनों एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया और टीएटीपी बनाने के लिए आपने दरअसल डीप फ्रीज के कमरे में रखे, जबकि किसी भी हॉस्टल में मैंने आज तक नहीं देखा कि डीप फ्रीज मिला हो किसी को। और मदरसा जिसको तथाकथित मदरसा मौलाना इरफान के नाम से बना, जो कि खुद कहता है कि साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, आप कहते हैं कि आपके पास कुछ है ही नहीं, और मदरसा आप अंडरग्राउंड ऐसा बना रहे हैं
जो बिल्कुल मालूम पड़ता है कि जैसे फौज के बंकर होते हैं, आपने कारगिल फिल्म देखी होगी, उस तरीके का अंडरग्राउंड बंकर। उस मदरसे की दीवारें 30-30 सेंटीमीटर मोटी हैं, आरसीसी से पूरा बना हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि उसका अंडरग्राउंड मदरसे का क्या मतलब है। अंडरग्राउंड मदरसे में हमें तो क्या लगता है कि आप वहां पूरी प्रैक्टिस अपनी और पूरी ड्रिल और पूरे जो अपने पाप और इस तरीके की गतिविधियां थी मदरसे की आड़ में आप कराने वाले थे। और एक तरफ आपका दौस गांव, दूसरी तरफ ये आपका जो दूसरा गांव मैंने बताया फतेहपुर। फतेहपुर, जी फतेहपुर तगा, और दूसरा ये आपने बताया कि दौज। अब ये दोनों गांव जो थे यहां से कुछ सूचना आने की गुंजाइश नहीं थी। बची कुची कसर हमारे थाने, चौकी, एससीआईडी, एलआईयू, इंटेलिजेंस उसने कर दी, वो भी आंख पे पट्टी बांध के बैठ गए। क्या जरूरत है सब करने की? और नतीजा आपके सामने है। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहूंगा, और मैं सबके ऊपर प्रश्न करना, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टी जिन्हें कि आज तक आपने हरियाणा में एटीएस का गठन क्यों नहीं किया? आप क्या समझते हैं कि देश का कोई ऐसा भी भाग है जहां एंटी टेररिस्ट फोर्स की जरूरत नहीं है? अब सुना है जाकर कि जब ये अल-फलाह हुआ है तब वो एटीएस के गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अफसरान को आरोप प्रत्यारोप में दो दो अफसर वरिष्ठ आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरीके की तो हरकतें आपके यहां हो रही हैं। जी सर, जैसे आपने बताया ना कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो जिहादी डॉक्टर है, इनका जो जाल है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तक पहुंचा हुआ है। उत्तराखंड जितने भी जगहों से सर जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो सारे मुल्ला, मौलवी, इमाम ही निकल रहे हैं। और ये कहां पर बैठकर दीनी शिक्षा देते हैं? मदरसों पर। फिर तो सभी जगहों पर, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर मदरसों पर ही तो नकेल कसने की जरूरत है। मदरसों पर ही सर बुलडोजर चलाने की जरूरत है। ये भी तो मदरसा ही निकला ना, अल-फलाह के बगल में, जिसको सेफ हाउस था, क्या पता वहां पर ये आतंकवादियों को छिपा कर रखने वाले थे, यहाँ वहां धमाके करते और यहाँ आकर छिप जाते। आसपास तो उसी जमात के लोग हैं, कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। जैसे नूह और मेवात में होता था सर कि हमारा इलाका है, पुलिस वहां जाने से डरती थी। क्या यही खेल खेलने की कोशिश थी यहाँ पर? सही निष्कर्ष, आपके निष्कर्ष और आपने जो चीज आशंका व्यक्त की है वो बिल्कुल वास्तविक है, और इसके ऊपर पुलिस को काम करना चाहिए। क्या कारण थे कि आपने ये बंकर नुमा और हमास पैटर्न पर मदरसा बनने दिया? हमास पैटर्न पे मैं कह रहा हूं। आपने एटीएस फोर्स का गठन नहीं किया, और एक चोटे को, जवाद सिद्दीकी को आपने मौका दिया, यहां आकर के सरकारी जमीन दी, वीआईपीज उसके फंक्शंस में जाते थे। मतलब क्या था? आपको मालूम नहीं था कि इसके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप है? लेकिन इसके बावजूद अंजू जी जिस तरीके से इसके ऊपर कृपा बरसती रही और हर सरकार में बरसती रही, मुझे दुख इस बात का है। और तीसरी चीज ये है, ये आपने जो कहा ना इमाम, ये अदरसा मदरसा, अभी तो ये यूपी ने शुरुआत कर दी कि तौकीर रजा खान साहब कहते थे कि अगर हमारे नौजवान को अगर हम कब्जे में नहीं रख पाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। तो तौकीर रजा की तो जो हालत है सारी दुनिया के सामने है। मौलाना मदनी भी लगता है कि उनके अंदर भी लगता है कि कुछ कुछ खुजली ज्यादा हो रही है। तो मेरा मशवरा ये होगा, पहले तौकीर रजा को देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों मौलवी, दोनों मौलाना एक ही सेल में एक ही आसपास रहें, एक दूसरे को कंपनी दें और गम भरी कव्वाली गाएं एक दूसरे के लिए। तो ऐसी अपनी दुर्गत न कीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक किसी बुजुर्ग से, एक आलिम से ये उम्मीद नहीं की जाती है। आपसे ये उम्मीद की जाती थी कि आप मरहम लगाने की बात करेंगे, तो मरहम तो छोड़ दीजिए, आप बात कर रहे हैं जिहाद के, ये मेरा फर्ज है। और जब बात किसी हमारे एंकर्स ने पूछी तो आप बिल्कुल बिल्कुल पैतरा बदल दिया। आपने दरअसल माचिस लगा करके वही किया। बाद में कहा कि माचिस मैंने लगाई ही नहीं, मैंने तो माचिस लगाई ही नहीं। लगाने के बाद वही कहते हैं अल तकैया, झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, आंख में सूजा गुसेड़ देना, ये कर रहे हैं अंजू जी। सर ओवैसी जो है वो आप देखिए ना, जैसे बाबरी मस्जिद ढांचा जो गिरा था, अब राम मंदिर पर कह रहे हैं कि हम और किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, अभी तो हम अंदर हैं, अगर हम बाहर निकले तो गलियां कम पड़ जाएंगी। सर ये क्या कर रहे हैं? ये आग ही तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबका इलाज करना बहुत जरूरी है। अभिव्यक्ति की आजादी होती है सर, लेकिन ये अभिव्यक्ति की आजादी हेट स्पीच के दायरे में आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच को लेकर क्या कुछ कहा है सबको पता है, लेकिन उसको अमल में लाने की तो जरूरत है। हर भाषा में एक जुमला होता है ऐसे ही तत्वों के लिए। अंग्रेजी में कहें तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये हिंदी में। और मैं तमाम भाषाओं के आपको दे सकता हूं। ये अपने को ईगो में, जैसे कुछ डरे हुए स्कूली लड़के लेट शो देख करके जब आ रहे थे तो अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, तो अंधेरी गली में जब गए तो सीटी बजाने लगे, जिसको कहते हैं स्कूल बॉयज विस्लिंग इन द डार्क। अपने डर को भगाने के लिए, ये अपने आत्मविश्वास को करने के लिए
तो जैसे शेख चिल्ली चिल्लाता है, अरे बुलाओ किसको, मैं काफी हूं 10 लोगों को गिराने के लिए, वही इन लोगों का भी है। आपने तौकीर रजा का हाल देख लिया, आपने ऐसे तमाम इनकी तरह के फन्ने खां और मन्ने खां सबको देख लिया, इनका भी यही इलाज होगा। अंततोगत्वा आपने देखा सहारनपुर में जब एटीएस का हेडक्वार्टर खुला, तो यहाँ क्या जरूरत है? जरूरत तो वहीं है ही है, और कहाँ जरूरत है? जहां बीमारी होगी वहीं तो डॉक्टर और अस्पताल खुलेगा। चूंकि वहां जरूरत है इसलिए वहां खुल गया। और आप ऐसा दावत न दें अपनी मुसीबत को, तौकीर रजा आपसे कई गुना बड़े थे, उनकी मट्टी छट गई, और आपकी अगर इसी तरीके के बड़बोलापना करेंगे तो आपका भविष्य मुझे बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है मदनी साहब। सर, ये जितने भी जिहादी डॉक्टर इस वक्त एनआईए की कस्टडी में हैं और जो राज खुल रहे हैं इसको लेकर, ये मामला आपको क्या लगता है कब तक सुलट पाएगा? कब तक ये पूरा का पूरा जो राज है खुलेगा कि किस कहां से फंडिंग हुई, कैसे ये लोग क्या करने वाले थे? क्योंकि आगे से आगे दायरा बढ़ता जा रहा है, तो कोई फुल स्टॉप लगेगा इस जांच में, या आपको लग रहा है और राज्यों में भी इनके तार हो सकते हैं? जांच अभी 5% ही हुई है, 95% बाकी है। आप ये मान के चलिए कि 14-15 महीने यानी 1.25 साल, और कम से कम 50 और 100 की गिरफ्तारियां और रिकवरीज अभी और होनी है। क्योंकि इसके तार केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और कश्मीर नहीं है, अभी और तार खुलेंगे, और आप देखिएगा ये जाएगा बिल्कुल साउथ इंडिया तक, ये तार जाएगा पाकिस्तान, दुबई, अफगानिस्तान तक, ये तार जाएंगे इसके और भी विदेश में सऊदी अरेबिया तक, जो पैसिफिक फाइनेंशियल ट्रेल जब आएगा। उसके बाद देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जागा हुआ भारत है और इनको मटियामेट करने का पूरा सामर्थ्य है। पहले इनकी तकरीर सुन करके हम लोग शराफत में बोलते नहीं थे, उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों आलिमों को जवाब देना हमारे मिजाज में नहीं है। लेकिन जब दिखाई पड़ रहा है कि आपकी जो एक तरीके से आपके जो डायलॉग है, आपके शब्दों का चयन है, दिखाई ये पड़ रहा है कि आप बिल्कुल जिहादी मानसिकता के हैं और बिल्कुल मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल वही जैसे 1940 में मुस्लिम लीग का जो फतवा हुआ था पाकिस्तान का, आप वही भाषा आज बोल रहे हैं। ये भारत, और आज हमारा भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, इसका मुंह तोड़ जवाब देगी आपको, वो चाहे मदनी हो या तौकीर रजा हो। बिल्कुल सर, मदनी को मुंह खोलने से पहले तौकीर रजा का हाल देख लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि महमूद मदनी ने जो बातें कही हैं, इसका खामियाजा उनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ एनआईए की जांच पड़ताल का दायरा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है सर, मुझे तो ये लग रहा है कि जो लोग मुंह खोल रहे हैं, कहीं उन तक आंच ना पहुंचे, तभी वो कवर फायर दे रहे हैं, क्योंकि डर लग रहा है उनको कि जांच बड़ी तेजी से जिसका दायरा बढ़ रहा है, पता नहीं कब उन तक भी पहुंच जाए ये सब कुछ। निसंदेह ऐसे ही होगा, और क्योंकि जिस तरीके से व्यापक तरीके से जोर शोर से जांच चल रही है, आप देखिएगा कि चौंकाने वाले तथ्य रोज आएंगे, और हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे और इसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अंजू जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर, अभी तो जांच पड़ताल 5% हुई है, और जिस तरह से अब उत्तराखंड तक आंच पहुंची है, पता नहीं और कौन कौन से राज्य तक इसके तार जाएंगे। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा। जय हिंद, वंदे मातरम।